नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में वन विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मानव वन्यजीव संघर्ष को खत्म करने के लिए वन विभाग के साथ ही शासन प्रशासन के स्तर पर भी प्रभावी प्रयास किए जाए। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि मानव वन्यजीव संघर्ष की घटना की सूचना मिलने के 30 मिनट के अंदर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच जाए। इसके लिए संबंधित डीएफओ और रेंजर की जिम्मेदारी तय की जाए। प्रभावितों को आर्थिक सहायता तत्काल उपलब्ध कराई जाए। सीएम ने पौड़ी में मानव वन्यजीव संघर्ष की बढ़ती घटनाओं के दृष्टिगत पौड़ी के डीएफओ को तत्काल प्रभाव से वहां से हटाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन क्षेत्रों में जंगली जानवरों का ज्यादा डर है, ऐसे क्षेत्रों में स्कूली बच्चों को स्कूल तक छोड़ने और घर तक लाने के लिए वन विभाग और जिला प्रशासन की ओर से एस्कॉर्ट की व्यवस्था की जाए। मानव वन्यजीव संघर्ष में किसी प्रकार के कमाने वाले व्यक्ति की मौत होने पर उनके परिवार को आर्थिक परेशानियों का सामना न करना पड़े। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए वन विभाग प्रभावित परिवार की आजीविका को सहायता देने के लिए 2 हफ्ते के अंदर नीति बनाकर प्रस्तुत करे। सीएम ने कहा कि जिलों में मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए जिन भी उपकरणों की जरूरत है उन्हें जल्द उपलब्ध कराया जाए। एक और जहां सीएम धामी ने जंगली जानवरों के बढ़ते आतंक को लेकर बैठक कर अधिकारियों को निर्देशित किया, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुद्दा किसी की नाकामी का नहीं बल्कि इस बात का है कि सरकार के पास इस खतरे के न्यूनीकरण, रोकथाम और लोगों की सुरक्षा के लिए ठोस उपाय क्या है। रावत ने कहा कि सरकार केवल बयान देने और मुआवजा बढ़ाने की बात कर रही है, जबकि असली जरूरत जमीनी स्तर पर ऐसी कार्य योजना तैयार करने की है जो लोगों को तत्काल राहत दे सके। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार के पास अभी तक ये समझ नहीं है कि इस चुनौती का प्रभावी मुकाबला कैसे किया जाए। इस वजह से समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। बहुत चिंताजनक स्थिति में तक बढ़ गया है। देखिए, ये नाकामी या उसकी बात नहीं है। बात ये है कि आपके पास इसको मिनिमाइज करने के लिए, इसका न्यूनीकरण करने के लिए, इसकी रोकथाम करने के लिए, लोगों के बचाव के लिए उपाय क्या है। तुम आप कुछ कदम तो बताइए ना, ये करेंगे करके। तो इनके पास जो सामान्य समझ है कि इसका मुकाबला कैसे किया जाए, राज्य के पास वो समझ ही नहीं है, वो सोची वो इसीलिए उनके पास कोई कार्य योजना है ही नहीं। केवल इतना भर कह दे रहे हैं कि हमने मुआवजा बढ़ा देंगे, बल्कि अब वो कितना बढ़ रहा है वो भी विचारणीय है, लेकिन ये कह रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं। देहरादून में नरसिंह एकता मंच ने अपनी मांगों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत के आवास का घेराव किया, जिसका कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत ने समर्थन किया। नरसिंह एकता मंच के प्रदर्शन के चलते मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। बता दें कि नर्सिंग स्टाफ की नर्सिंग भर्ती को वर्षवार करने की मांग है। परीक्षा के जरिए चल रही भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने की मांग है। 2500 से ज्यादा पदों पर वर्षवार तरीके से भर्ती करने की मांग की है। देखिए, मैंने आज इन लोगों को 7 दिन हो गए लड़ाई लड़ते लड़ते। देखिए, ये हमारे बच्चे हैं, इनका संघर्ष वाजिब है, क्योंकि 10 साल तक अगर आप नर्सिंग की भर्ती नहीं करोगे और अचानक आप जो है 10 साल बाद जो है नर्सिंग का टेस्ट कराने लगोगे, कोई भी बच्चा, मैं कह रहा हूँ आईएएस हैं, पीसीएस हैं, पीपीएस हैं, आज अगर इन जो डीएसपी बन गए इनको टेस्ट में बैठा दिया जाए तो ये नहीं पास हो सकते। इन पे अनुभव ज्यादा है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब ईयर वाइज हो रही है भर्तियां, अब तक आप ईयर वाइज करते रहे, अचानक ऐसे क्या होगा कि आप जो है कम वो करा रहे हो। ये चुनाव का वर्ष है, आप इस बार ईयर वाइज कर दो और उसके बाद फाइनली कर दो कि अगली सरकार जो भी आएगी वो भर्तियां फिर जो है एग्जाम से कराएगी। इस बात पे हम सहमत हैं, लेकिन आप अचानक एग्जाम से कराने पे आ जाओ। अब तक आपने जैसे 14 का बैच है,
आधा भर्ती हो गया, आधा 14 का बैच भर्ती हो गया और 14 के बाद आधा बैच खाली है। तो ये उनके साथ, इन बच्चों के साथ अन्याय है। और ये लड़ाई इसलिए हम कांग्रेस पार्टी के नाते नहीं, अभी तो ये लड़ाई हरक रूप के व्यक्तिगत रूप से हम इनके साथ देने के लिए आए। आपने देखो, हमने कोई कांग्रेस जिंदाबाद के नारे नहीं लगाए, हमने सिर्फ मेरे जिंदाबाद के भी नारे लगा रहे, तो मैं मना कर दे रहा हूं। मैंने कहा नहीं, हम आपका साथ देने के लिए आए, आपका सहयोग करने के लिए आए। मैंने माननीय अपने छोटे भाई धन सिंह जी से बात की है। उनका मैंने कहा मैं तुम्हारे घर आ रहा हूं, तो मैं फूल मालाएं तो नहीं पहनता हूं। मैंने कहा लेकिन मेरे खाने पीने की व्यवस्था तो कर दे, मैं नाश्ता भी नहीं करा है मैंने। तो कह रहे भाई साहब मैं तो जो है वहां हूं पश्चिम बंगाल हूं। मैंने कहा तुम्हें मालूम नहीं था कि आज तुम्हारा घर का घेराव, कह मुझे जानकारी नहीं थी जो उन्होंने कहा मुझसे। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, उन्होंने कहा मैं 18 तारीख को आऊंगा, तो उन्होंने कहा मैं 18 तारीख को आपसे मिलूंगा, बैठ के बातचीत करेंगे। मैंने मुख्यमंत्री से बात की है, इनके लिए रास्ता नहीं। देहरादून में प्रांतीय रक्षक दल के स्थापना दिवस के अवसर पर रैतिक परेड का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के मुखिया और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या शामिल हुई। सीएम धामी ने परेड कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को पीआरडी के स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं और जवानों को लेकर कई घोषणाएं की। पीआरडी स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जवानों की तरफ से प्रस्तुत रैतिक परेड में साहस, समर्पण और उत्कृष्टता की शानदार झलक देखने को मिली। ये मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि प्रांतीय रक्षक दल की स्थापना दिवस के अवसर पर मुझे आप सभी समर्पित जवानों के मध्य उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ। आप लोगों के द्वारा जब यहाँ पर अभी रैतिक परेड, जिसकी मुझे सलामी के लिए हम सब खड़े थे यहाँ पर, तो सच में शानदार जो रैतिक परेड का आप सब लोगों ने यहाँ पर प्रस्तुतिकरण किया, रैतिक परेड की, ऐसा लग रहा था एक बार तो कि जैसे प्रांतीय रक्षक दल के हमारे ये जवान परेड नहीं कर रहे हैं, बल्कि ऐसा लग रहा था कि मिलिट्री के लोग परेड कर रहे हैं। सीएम धामी ने कहा कि अलग अलग परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने वाले पीआरडी जवानों के मेधावी बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। साथ ही दिवंगत पीआरडी जवानों के आश्रितों को आर्थिक सहायता भी वितरित की जा रही है। उन्होंने कहा कि पीआरडी जवानों ने धैर्य, समर्पण और अदम्य इच्छा शक्ति के साथ प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा और जनसेवा के क्षेत्र में सदैव अग्रणी भूमिका निभाई है। प्रदेश में विभिन्न कार्यों के संचालन और आपका निरंतर योगदान अत्यंत सराहनीय है। आज के इस अवसर पर जहां एक और विभिन्न परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने वाले पीआरडी जवानों के हमारे मेधावी बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है, वहीं मृत एवं सेवानिवृत्त पीआरडी जवानों और उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता भी प्रदान की जा रही है। साथियों, आप सभी ने धैर्य से, समर्पण से और अदम्य इच्छा शक्ति के साथ प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा और जनसेवा के क्षेत्र में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने, प्रशासन को आश्वासन, सहयोग प्रदान करने और सुरक्षा व्यवस्था सहित अन्य दायित्वों का निर्वहन पीआरडी जवान अत्यंत कुशलता और निष्ठा के साथ कर रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान तत्परता से कार्य करते हुए चुनौतियों में जन जन की सुरक्षा सुनिश्चित करने में पीआरडी जवानों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। चाहे वो यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाना हो, प्रशासन की सहायता करनी हो, सुरक्षा व्यवस्था देखनी हो या कहीं लिपिकी कार्यों को और विभिन्न दायित्वों को अत्यंत कुशलता और निष्ठा के साथ निभा रहे हैं। इसके साथ ही जैसा अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि बहुत सारे काम, चाहे वो प्राकृतिक आपदाओं के दौरान हो या प्रत्येक चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में सबसे पहले पहुंचकर
जनजीवन की रक्षा करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देना हो। सीएम ने कहा कि चारधाम यात्रा के समय में भी जिस धैर्य, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ श्रद्धालुओं की सुरक्षा यात्रा सुनिश्चित की गई, वे अत्यंत प्रशंसनीय है। बीजेपी की सरकार ने पीआरडी जवानों के कल्याण और उनके हितों की रक्षा के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। 10 वर्षों की सेवा पूर्ण करने के बाद सेनावृत्त हुए पीआरडी जवानों को 18 लाख रुपए का एक मुश्त सेवा भत्ता भी प्रदान किया गया। जहां राज्य गठन के समय हमारे पीआरडी जवानों को मात्र 65 रुपए प्रतिदिन भत्ता मिलता था, उसमें 10 गुना वृद्धि करते हुए 650 रुपए प्रतिदिन करने का काम किया है। वहीं हमने नई नियमावली जारी करने के उपरांत जहां एक और पीआरडी जवानों के आश्रित बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करने का भी कार्य किया है, वहीं मृत एवं घायल पीआरडी जवानों और उनके आश्रितों को 70 लाख रुपए से अधिक की सहायता राशि भी प्रदान की है। इसके साथ ही हमने 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद सेवानिवृत्त हुए पीआरडी जवानों को 18 लाख रुपए का एक मुश्त सेवा भत्ता भी प्रदान किया है। इसके अलावा सीएम ने कहा कि दंगों के दौरान ड्यूटी के समय पीआरडी जवानों की मृत्यु होने पर परिवार को प्रदान की जाने वाली अनुग्रह राशि को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए किया गया है। इसी प्रकार अति संवेदनशील ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर अनुग्रह राशि 75,000 रुपए से बढ़कर 1.5 लाख रुपए कर दी गई है। सामान्य ड्यूटी में मृत्यु होने पर परिवार को मिलने वाली राशि भी 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। हमने सांप्रदायिक दंगों में ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर परिवार को मिलने वाली राशि को भी बढ़ाया है, 1 लाख से 2 लाख किया है। हमने जहां एक और पीआरडी जवानों की अति संवेदनशील ड्यूटी में मृत्यु होने पर देय राशि 75,000 रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए की है। वहीं सामान्य ड्यूटी में मृत्यु होने के दशा में मिलने वाली राशि को भी 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपया किया है। इतना ही नहीं, हमने सांप्रदायिक दंगों और अति संवेदनशील ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले स्वयंसेवकों के अंतिम संस्कार के लिए भी नई नियमावली में अलग से प्रावधान किया है। इसके साथ साथ हमने प्राकृतिक आपदा के कारण होने वाले नुकसान के लिए संबंधित अधिकारी की संस्तुति पर अधिकतम 50,000 रुपए की सहायता का प्रावधान भी पीआरडी जवानों के लिए किया है। इतना ही नहीं, प्रदेश के मुखिया ने कहा कि पीआरडी जवानों के लिए एक विशेष प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना भी की जाएगी। ड्यूटी के दौरान किसी भी जवान को अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में उसे ड्यूटी पर ही माना जाएगा और उपचार अवधि में अधिकतम 6 महीने तक मान्यता प्रदान किया जाएगा। हमारी सरकार आपके तथा आपके परिवार के हितों में संरक्षण के लिए सदैव तत्पर रहेगी। आपके कल्याण के लिए हम पूर्ण समर्पण भाव से कार्य करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। देश में एसआईआर का मुद्दा जोर शोर से उठ रहा है। ऐसे में बीजेपी नेताओं का कहना है कि विपक्ष को इसका विरोध नहीं समर्थन करना चाहिए। तो वहीं हॉर्नबिल टीवी ने खास बातचीत में बीजेपी विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि किसी तरह की कोई वोट चोरी नहीं की जा रही। कांग्रेस बीजेपी की हर बात का विरोध करती है। विरोध करना कांग्रेस की आदत बन चुका है। विधायक अरविंद पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। पांडे जी, जिस तरह से एसआईआर का मुद्दा लगातार जोर पकड़ रहा है, हालांकि उत्तराखंड में भी ये कहा जा रहा है कि जल्द ही इसको भी लागू कर दिया जाए, ताकि क्योंकि लगातार विपक्ष जो है अब उत्तराखंड में भी कह रहा है कि वोट चोरी के आधार पर आप लोग जीतते हैं। इस समय देश का जो विपक्ष है ये किसी जमाने में सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ है। तो गाँव की कहावत है कि जिसके पाँव न फटे बेवाई, वो क्या समझे पिए पकाई। तो जो इस समय का विपक्ष है, इन्होंने कभी देश के हित में काम किया ही नहीं है। इनको इस बात की समझ नहीं है कि बांग्लादेश में रहने वाले लोग हमारे देश में रह के हमारे देशवासियों का जो हित है इसको लूट के खा रहे हैं। और इसीलिए हमारे देश की सरकार ने, केंद्र की गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने तय किया, अमित शाह ने तय किया, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा ने तय किया कि विदेश में रहने वाले लोग हमारे देश के लोगों का हित क्यों खाएं। इसीलिए जांच होनी चाहिए कि कौन देशी है कौन विदेशी है। तो एसआईआर के तहत कौन देश का नागरिक है कौन नहीं है, इसकी पड़ताल होनी चाहिए।
अगर जो देश का विपक्ष सही होता तो इसे नेक काम में मोदी जी को बोलता कि मोदी जी, ये चिन्हित करने का काम आपने किया है, हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, हमारे देश के गरीबों का हक कौन खा रहा है उसकी जांच होनी चाहिए। काश विपक्ष ऐसा बोलता तो कहीं ना कहीं जनता के दिलों में उनके लिए स्थान बनता, लेकिन विपक्ष बिल्कुल दिशाहीन हो गया है। ये मोदी विरोध में अपने आप को ख़त्म करने में लगे हुए हैं। आप बताइए, बांग्लादेश में रहने वाले रोहिंग्या लोग हैं या बांग्लादेश का मुसलमान है, यहाँ पश्चिम बंगाल में, बिहार में, यूपी में घुसपैठिया बन के हमारे देश के गरीबों का हक खा रहा है। तो SIR के तहत उसको चिन्हित करके देश से निकाला किया जाए तो हमारे देश के लोगों का हक बचेगा। इसमें गलत क्या है? तो विपक्ष 100% मेंटली डिस्टर्ब हो चुका है। इनको अपने लालच में, अपने वोटों के लालच में ये देश का हित भूल चुके हैं। भगवान इनको बुद्धि दे ताकि देश के हित में ये खड़े हों। विपक्ष का मतलब ये नहीं होता है कि सत्ता पक्ष के हर काम का विरोध करना, ये नहीं होता है। हाँ, जहाँ लगता है कि पॉलिटिकल दृष्टि से कोई गलत निर्णय गवर्नमेंट ने लिया है तो आप विरोध कीजिए, तो देश की जनता भी उसको देखेगी। लेकिन विरोध के नाम पे तुम विपक्ष के लोग हो, इस नाते हर मोदी के काम को विरोध करना है तो उसमें तुम दिन प्रतिदिन ख़त्म होते जा रहे हो। कांग्रेस को इसकी समीक्षा करनी चाहिए। रही बात उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड हो, यूपी हो, बिहार हो, बंगाल हो, केरल हो, प्रत्येक प्रदेश में SIR का स्वागत है और इसकी जांच पड़ताल यहाँ भी होनी चाहिए। हमारा तो ऐसी प्रदेश देखो, पहाड़ी इलाका है, क्या पता कितने लोग पहाड़ों में आके चुपचाप बैठे होंगे। तो इनकी जांच होनी चाहिए। और जो बांग्लादेशी लोग हैं, कोई पाकिस्तानी हो सकता है, कोई अफगानी हो सकता है या कोई भी हो सकता है, जो आधार कार्ड बना के हमारे देश के लोगों के हक को पी रहा है, तो निश्चित ही उसकी जांच होकर उसको यहाँ से निकाला होना चाहिए। हम इसका स्वागत करते हैं। जी, वोट चोरी की बात बार बार ये सामने आती है और चाहे विपक्ष के बड़े नेता हों या छोटे नेता हों, ये बार बार ये कहते हैं कि आप लोग वोट चोरी कर रहे हैं। और उत्तराखंड में चाहे जितने भी इलेक्शन हुए उसमें वोट चोरी के आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं वो लोग। विपक्ष को इसी बात पे समझना चाहिए कि जो आप आरोप गवर्नमेंट पे लगा रहे हो वोट चोरी का, कम से कम किसी गांव के 10 लोग तो खड़े होकर बोलते कहीं से कहीं तक। अभी बिहार का चुनाव हुआ, इनको इतनी समझ में नहीं आ रही है कि मोदी गवर्नमेंट के अच्छे कामों का तुम विरोध कर रहे हो, तो जिसका वोट चोरी किया है गवर्नमेंट ने, अगर किसी गांव के 5 आदमी खड़े होकर बोले तो कम से कम कि हाँ भाई हमारा वोट चोरी हुआ, कोई तो बोले। तो देश में किसी का वोट चोरी हुआ कहने वाला एक व्यक्ति नहीं है। कह कौन रहा है? ये देश का विपक्ष, क्योंकि ये मोदी विरोध में सही गलत का अंतर ये भूल चुके हैं। अभी भी बोल रहा हूँ कि उत्तराखंड में बोल रहे हैं, 27 में चुनाव होने वाला है। इनको मालूम है कि तीसरी बार भी डबल इंजन की गवर्नमेंट बनने जा रही है और अच्छे बहुमत के साथ बनने जा रही है। इनके पास विरोध के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है। क्या है इनके पास मुद्दा? कोई मुद्दा नहीं है। हाँ, बोल रहे वोट चोरी, तो उत्तराखंड में जो SIR पहले तो अभी लागू ही नहीं है। जब होगी ना, तो मैं इनको चुनौती कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, किसी गांव के 5 आदमी खड़े कर देना कि हाँ भाई हमारा वोट चोरी हुआ है, हमारा वोट नहीं बन पा रहा। चाहे गांव हिंदू का हो चाहे मुसलमान का हो, किसी एक गांव में किसी जाति धर्म का एक व्यक्ति तो खड़े होकर बोल दे। यह देश के अंदर इतना सब कुछ हुआ, बिहार में भी SIR लागू हुआ, कितने अवैध वोट वहाँ से गायब हुए हैं। डबलिंग वोट, जो डबल वोट है वो कैंसिल हुए हैं। तो विपक्ष क्यों बोल रहा है? जिसका वोट चोरी हुआ, भाई जिसके घर में चोरी होगा वो थाने में कंप्लेंट करेगा नहीं करेगा, लेकिन वोट तो चोरी किसी का हुआ ही नहीं है, इसीलिए कोई जनता से आवाज़ आई नहीं। विपक्ष बोल रहा है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, विपक्ष दिशाहीन है। अच्छा सर, जंगली जानवरों का आतंक पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बढ़ रहा है। उत्तराखंड में आए दिन इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। सरकारें क्या कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं या फिर क्या उसके पीछे क्या वजह मान रहे हैं? देखिए, इसके लिए तो कहीं ना कहीं हम लोग भी दोषी हैं कि जो जानवरों का मकान है जंगल, हम लोगों का आवागमन उसमें ज़्यादा हो गया है। इस वजह से जब किसी के घर में हम अतिक्रमण करेंगे तो कहीं ना कहीं जो घर का मालिक है उसको दिक्कत आएगी। तो मुझे लगता है कि ये भी वजह है। दूसरा, जंगली जानवरों की संख्या भी बढ़ रही है। लेकिन वजह कोई भी हो,
जंगली जानवरों का आतंक, जहाँ मानव जाति है वहाँ आवागमन हो गया है। लेकिन इसके लिए हमारी गवर्नमेंट सोई हुई नहीं है। हमारी सरकार, हमारा वन विभाग निरंतर काम कर रहा है, अंकुश भी लगा रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो कुछ घटनाएं घट रही हैं, सरकार उसका संज्ञान ले रही है। कोशिश है सरकार की कि जनहानि ना हो। लेकिन लोगों में सर रोष भी है, और आगे क्योंकि आप खुद भी कह रहे हैं कि चुनाव का समय भी है आने वाले समय में, और क्योंकि इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं तो सरकार के खिलाफ भी कहीं ना कहीं विरोध बढ़ रहा है जनता में। देखिए, जनहानि तो नहीं होनी चाहिए, और जो वन्य जीव संघर्ष जो हुआ है, इसकी वजह से जहाँ जनहानि हुई है, जिनके परिवार के स्वजन प्रियजन दिवंगत हो गए हैं, हम उनके प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हैं। लेकिन निश्चित ही सरकार इसके लिए संवेदनशील है, अपना काम कर रही है। सर, पूर्व में आप भी शिक्षा मंत्री चुकी रहे हैं, और अब शिक्षा विभाग में भी देखा जा रहा है कि लगातार जो स्कूलों की संख्या है वो भी पहाड़ी क्षेत्रों में घटती हुई नज़र आ रही है। छात्र भी ना के बराबर रहते जा रहे हैं और स्कूल भी बंद होते जा रहे हैं, जर्जर हालत में स्कूल हैं। इसका दोषी आप किसको मानते हैं, और क्या इसके पीछे की वजह भी आप मानते हैं? नहीं, अभी तो मेरी जानकारी में ऐसा नहीं आया है कि छात्र संख्या सरकारी स्कूलों में कम हुई है, और बल्कि मैं तो कह सकता हूँ कि शिक्षा विभाग के प्रति आम जनता का विश्वास इन दिनों बढ़ा है, क्योंकि हमारी सेंटर ने NEP के तहत अनगिनत लोक कल्याणकारी, छात्रों के हित में, अभिभावकों के हित में अनेक प्रकार का निर्णय लिया है। नई शिक्षा नीति के तहत अनेक योजनाओं को लागू किया है जो प्रदेश के बच्चों के काम आ रही है, और मुझे लगता है कि इतनी नई योजनाएं हैं, थोड़ा प्रारंभ होने की वजह से अभी लोगों को जानकारी नहीं है, लेकिन आने वाले समय में बहुत जल्दी लोगों तक ये योजनाएं पहुंचेंगी, और मुझे विश्वास है कि छात्र संख्या बढ़ेगी भी। अभिभावक इस पर विश्वास करेंगे, अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों के प्रति इनका मोह जगेगा, मुझे विश्वास है। धन्यवाद सर, हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए। अरविंद पांडे जी हमारे साथ थे, जो कि तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशालगढ़। खबर विकासनगर से है, जहां शीतला नदी किनारे लगे हॉट मिक्स प्लांट और बरोटीवाला में खनन कंपनी के बैरियर को हटाने को लेकर बोटीवाला और जामन खाता क्षेत्र के ग्रामीण कई दिनों से तहसील मुख्यालय में धरने और कार्मिक अनशन पर बैठे थे। वहीं अब क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने अपना आंदोलन समाप्त कर दिया। धरना स्थल पर पहुंचे विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने ग्रामीणों से विस्तृत बातचीत की। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की दोनों अहम मांगों पर शासन प्रशासन ने संज्ञान ले लिया है। बरोटीवाला में खनन कंपनी की ओर से लगाया गया बैरियर हटा दिया गया, जिससे स्थानीय लोगों को काफी राहत मिली है। वहीं शीतला नदी के किनारे चल रहे हॉट मिक्स प्लांट जो लंबे समय से विवादों में था, उसकी जांच प्रक्रिया जारी है। विधायक ने कहा कि प्लांट को नियमानुसार जल्द हटाने या अन्यत्र स्थानांतरित करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन की त्वरित कार्रवाई से उन्हें बड़ी राहत मिली और अब वे जल्द से जल्द प्लांट को हटते देखने की उम्मीद करते हैं। निश्चित रूप से हमने इसकी गंभीरता को समझा और कल रात को हमने अपने खनन विभाग के प्रभारी निदेशक वगैरह को बहुत सख्ती से इस बात के लिए कहा और लिहाजा जो है आज सुबह उस नाके को जो बरोटीवाला चौक है तो उस नाके को बंद कर दिया गया। तो धन्यवाद सुमित जी का कि उन्होंने जनता की सुविधा से जुड़े हुए इस मुद्दे को उठाया और मुझ तक भी इसको पहुंचाने का काम किया। दूसरा मुद्दा एक कल ही मेरी जानकारी में आया, सुमित जी ने शायद उसको पहले भी चर्चा की होगी। कल जामन खाता ग्राम पंचायत के भाई बहन मेरे पास ग्रामीण मेरे पास आए थे, तो वहां पे एक हॉट मिक्स प्लांट है, उसको लेकर के शिकायतें हैं। तो उसमें परसों आए थे, बल्कि कल नहीं परसों आए थे, तो उसको लेकर के कुछ शिकायतें थी कुछ तो इसलिए उसमें भी एसडीएम को इस बात के लिए कहा गया है कि बाकायदा एक कमेटी बना करके, चूंकि वो तकनीकी विषय भी है, उसमें खनन, उसमें पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उसमें हमारे प्रशासन के लोग, वो एक कमेटी बना करके उसकी जांच कर लें। समस्याओं को लेकर धरने में बैठे हुए थे। एक हॉट मिक्स प्लांट जो जहरीला धुआं हमारे क्षेत्र के लोगों को, वहाँ जामन खाते के लोगों को स्वास्थ्य की समस्या हो रही थी, उससे संबंधित था।
दूसरा चौराहे वाला नाके वाला था जो वहां पे दुर्घटना का क्षेत्र बना हुआ था। विधायक जी अभी आए थे, उन्होंने एक नाके वाली समस्याओं को हटा दिया है। वो भी मांग हमारी 1-2 महीने से चली आ रही थी। अब रही दूसरी मांग पे उन्होंने बोला है कल एक टीम वहां जांच के लिए आई थी, आज या कल में वो अपनी रिपोर्ट देगी। रिपोर्ट की चाहे वो रिपोर्ट जोन सी भी रहे, चाहे वो रिपोर्ट उसके फेवर में भी जाए जो मालिक है हॉट मिक्स प्लांट की, लेकिन हमारा ये अपना वो है कि हम उस हॉट मिक्स प्लांट को जमन खाता क्षेत्र से हटाएंगे, ये हमारा वादा है। और हम अगर ये हमारी बात नहीं मानेंगे, ये दरी दोबारा बिछेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन विधायक जी ने एक बात बोली है कि अगर उसके खिलाफ, उसके पक्ष में भी जाएगा तो उसको ये बोला जाएगा कि तू उस क्षेत्र से हटा के ऐसी जगह लगा जहां पे किसी भी समाज के, किसी भी गांव के व्यक्ति को उस जहरीले धुआं से परेशानी ना हो। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।